फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि आप एक ऐसे बैटल ग्राउंड मोड में चले जाओ जहां आपको सरवाइव करने के लिए दूसरे बंदों को मारना होगा। एक तरीके का स्क्विड गेम टाइप का। ये एनिमे जितनी ज्यादा फनी है उससे अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है। स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम अकीरा होता है। जब वो स्कूल से घर वापस आ ही रहा था, वो रास्ते में रेड लाइट की वजह से रुका हुआ था। तभी उसके सामने एक काफी बड़ी वैन आकर खड़ी हो जाती है जिसके अंदर से एक काफी अजीब सा दिखने वाला बंदा बाहर आता है। अकीरा उसे देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या यहाँ कोई फैशन शो चल रहा है। आखिर ये बंदा इजिप्ट की मम्मी क्यों बना हुआ है। उसी वक्त अकीरा नोटिस करता है कि उसको 5 सेकंड की टाइमर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वो मम्मी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसी वक्त उसके सामने ट्रक को आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पटक कर अपने रास्ते से साइड कर देता है। अकीरा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये तो मम्मी नहीं बल्कि पापा लग रहा है, और इसके बाद वो उस जगह से भागने लगता है। तभी उसी वक्त वो मम्मी सॉरी पापा अकीरो को इतने जोर से पंच मारता है, लेकिन अकीरो बड़ी आसानी से उसके पंच को डॉज कर लेता है। अच्छी बात तो ये थी कि बगल में ही साइकिल पड़ी हुई थी। वो साइकिल की मदद से उस बंदे से अपना पीछा छुड़ाने लगता है, बट उस बंदे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसका पीछा छोड़ने भी वाला है। अकीरा तैयार हो जाता है उसका सामना करने के लिए। इसके बाद वो एक काफी पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां उसने उस बंदे के लिए एक तरह का ट्रैप बनाया हुआ था, लेकिन वो बेवकूफ तब भी उसके सारे ट्रैप को आसानी से पार कर देता है। लेकिन वो एट द एंड अकीरो के एक ट्रैप में फंस जाता है जिसके वजह से उसके सर पर एक काफी भारी ड्रम आकर गिरता है। एनीवेज, उस ड्रम की वजह से उस जगह में धुआं धुआं हो जाता है और अकीरा खुशी मना रहा होता है कि शायद वो उस बंदे से बच चुका है। लेकिन तभी उसी वक्त वो बंदा उस धुएं से बाहर निकलकर अकीरो की तरफ अटैक के निकले पड़ने लगता है। लेकिन हमारा हीरो इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं था, उसके पास बैकअप प्लान भी था। इसलिए जैसे ही वो बंदा जंप करके उसके तरफ आता है, अकीरो पास पड़ी हुई रॉड को उसके पेट में घुसेड़ देता है, जिस पे कि उस बंदे की उसी वक्त तुरंत मौत हो जाती है और वो वापस से जमीन में गिर जाता है। अकीरो को इस बार भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने उस बंदे को मार चुका है। तभी उसी वक्त एक बंदी उस जगह में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है। उस बंदी का नाम हमें फ्यूरी बताया जाता है। फ्यूरी उससे कहती है कि तुम्हारी स्किल्स किसी जगह में काम आ सकती है। इसके बाद अकीरो नोटिस करता है कि एक बार फिर से उसे एक तरह का 5 सेकंड का टाइमर दिखाई दे रहा है फिर से। इससे पहले कि वो उस बंदी से कुछ पूछ पाता, फ्यूरी उस जगह में उसे शूट करके मार देती है और उस जगह से चले जाती है, ये कहते हुए कि फिर मुलाकात होगी। अब जैसे ही अकीरो की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक तरह के हॉल में पाता है। वो देखता है कि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं और इसके तरह वहाँ पर काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कि नहीं मालूम वो अचानक से इस जगह में कैसे आ गए। वो लोग कहते हैं कि क्या यहाँ पे किसी तरीके की यूट्यूब वीडियो शूट हो रही है। तभी उसी वक्त उस जगह में फ्यूरी भी आ जाती है और कहते कि नहीं, बल्कि अब शुरू होगा मौत का असली खेल। उस बात को सुनकर वो लोग उस जगह में घबरा जाते हैं। तभी उसी वक्त एक बंदा कहता है कि हमें लगता है हम सबको किसी ने डार्क वेब में बेच चुका है। उसकी बात को सुनकर जो लोग डरे भी नहीं थे उन सब की फटने लगती है। तो फ्यूरी उस जगह में उन लोगों को समझाती है कि ये एक तरह का गेम है, अगर तुम्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस मैच को जीतना होगा। जानते हो तुम लोग इस जगह मरे नहीं हो, बल्कि सोसाइटी के नजर में तुम मर चुके हो, बट तुम एक तरह की कंपनी के अंदर हो। यहाँ सरवाइव करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को मारना होगा। अब इसे तुम स्क्विड गेम समझो या फिर कुछ और। उसी वक्त एक बंदा जो की होता है वो थोड़ा हिम्मत जुटाकर स्टेज में आता है फ्यूरी के पास, और वो सिर्फ इकलौता मर्द था उन सारे लोगों के बीच में से। वो उस जगह में फ्यूरी को धमकाने लगता है, ये कहते हुए कि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है इस जगह में गेम खेलने का। तो जिस पर फ्यूरी कहती है कि ठीक है, और वो उस जगह में अपने कैनस से उस बंदे को ब्लास्ट कर देती है, जिसे देखकर वो सबके सब लोग डर जाते हैं। फ्यूरी कहती है कि क्या तुम में से भी यहाँ पर किसी लोगों को बाहर जाना है, तो वो लोग डर जाते हैं और वो उस जगह में चुपचाप फ्यूरी की बातों को सुनने लगता है। फ्यूरी उन लोगों को बताती है कि इस गेम के रूल्स के बारे में। इस गेम में तुम सबको अपनी अपनी एबिलिटीज दी जाएगी। हम ये सब कुछ इसलिए तुम लोगों के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी वेपन्स को बना रही है, और वो इससे पहले टेस्ट करना चाहते हैं कि वाकई में क्या ये वेपन्स काम की है या फिर नहीं, और अगर ये वाकई में काम के होंगे तो हम इन्हें मिलिट्री में काफी ज्यादा हाई प्राइस में बेच सकते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को ये भी बताती है कि कोई भी मैच शुरू होने से पहले तुम्हें 5 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। उन 5 सेकंड बाद तुम्हारे जो हाथ में ये हथकड़ी बनी हुई है वो ग्रीन हो जाएगी। इसका मतलब कि तुम अपनी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। तभी उसी वक्त उस जगह में एक सुंदर सी लड़की, उसका नाम यूरी होता है, वो उस जगह में फ्यूरी से पूछती है कि आखिर उसने हम लोगों को क्यों चुना। तो फ्यूरी बताती है कि मैंने स्पेशली किसी को नहीं चुना है, बल्कि तुम सबके सब रैंडम पर्सन हो। उसी वक्त उस जगह में एक लड़की स्टेज में पहुंच जाती है। वो फ्यूरी से कहती है कि लगता है
काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तुम इन सबको इनके रूम्स में भेज दो क्योंकि हम थोड़ी देर बाद बैटल स्टार्ट करने वाले हैं 1 वर्सेस 1 सबके बीच में। अब जिस पर की फ्यूरी तैयार हो जाती है और वो एक ब्लास्ट के साथ वहाँ का दरवाजा तोड़ देती है और उन सबको उनके उनके रूम्स में भेज देती है और कहती है कि तो तुम सबके सब तैयार हो, जाओ जाकर रूम्स में अपनी अपनी एबिलिटीज को चेक करो और उसकी प्रैक्टिस करो। एनीवेज, इसके बाद हम अकीरो को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पे कि वो अपने सामने पड़ी हुई टेबल को देखता है। वो ये भी देखता है कि अब उसके हाथ खुल चुके हैं। उस टेबल में एक पर्चा लिखा होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन थे गेम के रूल्स के बारे में। वेल, इसमें यह लिखा था कि एक राउंड तब खत्म होगा जब तुम या फिर अपने ओपोनेंट को हरा दो या फिर खुद मारे जाओ। वेल, वो बंदा अगर हार मानता है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। अकीरो उसी के बगल में एक तरह का ब्लैक कलर का कार्ड देखता है। उस कार्ड में उसकी एबिलिटी के बारे में लिखा होता है। तभी उसी वक्त उस जगह में उसे दूसरे कमरे से तोड़ फीड़ की आवाजें सुनाई देने लगती है। तो उसे मालूम पड़ता है कि लगता है सबने ऑलरेडी अपनी एबिलिटीज यूज करना शुरू कर दिया है, जिस पर कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। वेल, इसके बाद वो अपने ब्लैक कलर के कार्ड को खोलता है। उसके अंदर अपनी एबिलिटी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा बेकार थी। उसे सिर्फ इस जगह में टेलीपैथी दी गई थी। और एक और चीज कि जो भी उसका ओपोनेंट उसकी एबिलिटी के बारे में सोचेगा उसकी एबिलिटी वही बन जाएगी। बट अफसोस, जब तक वो बंदा इसके बारे में नहीं सोचेगा तब तक अकीरो के पास उसकी कोई भी एबिलिटीज नहीं है उस बंदे के साथ लड़ने के लिए। वेल, अकीरो का फर्स्ट बैटल स्टार्ट होता है जहाँ उसे एक बंदे के साथ लड़ना था। वो उसी क्लासरूम में पहुंच जाता है जहाँ उन दोनों के बीच में मैच शुरू होने वाला है। उस रूम में अकीरो एक गुंडे को नोटिस करता है। वो गुंडा उससे कहता है कि देखो, वैसे मुझे बच्चों को मारने का शौक नहीं है, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा क्योंकि मेरी एबिलिटी के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। वेल, उसी वक्त 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है और उन दोनों के हाथ खोल दिए जाते हैं जहां वो बंदा अपनी स्टिक को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और वही उसकी एबिलिटी थी। अकीरो के पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो उसके सारे अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है और उसकी तरफ बेंचेस फेंक रहा होता है। लेकिन वो बंदा ऐसे उन टेबल्स और चेयर्स को काट रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए ब्रेड हो, जिसे देखकर अकीरा काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस रूम से भागने लगता है। लेकिन वो बंदा उसका पीछा करते करते एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है जहाँ अकीरा उसके ऊपर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसे भी काट देता है, जिसे देखकर अकीरा काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन अब उसके पास डरने का रीजन नहीं था, उसे उस बंदे का सामना तो करना ही होगा। इसलिए वो उस बंदे को अपनी बातों से बहलाने फुसलाने लगता है। वो उससे कहता है कि जानते हो, मैं तुम्हारे सामने अपनी एबिलिटी को क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुमने फ्यूरी को तो देखा होगा ना, कैसे उसने लास्ट टाइम अपने वेपन से उस बंदे को 1 सेकंड में उड़ा दिया था। उसकी बातों को सुनकर वो गुंडा उस जगह में फ्यूरी के इस वाले हाथ के बारे में सोचने लगता है। और वेल, यही चीज तो अकीरा को चाहिए भी थी। वो बंदा जैसे अकीरा को उसके कैनस वाले हाथ के साथ इमेजिन करता है, अकीरा के साथ भी वही होता है। उसका हाथ उस कैनस में बदल जाता है और वो उस गुंडे की तरफ शूट कर देता है। अब जिसे देखकर वो बंदा सीधा दीवार में जाकर पटकता है। अकीरा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारने वाला ही था, लेकिन उससे कहता है कि तुम सरेंडर भी कर सकते हो। अब जिस पर कि उस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो उसकी इस एबिलिटी के सामने नहीं टिक पाता, तो वो बंदा सरेंडर कर लेता है। ये मैच अकीरा जीत चुका था। इसके बाद उसे उसके रूम में ले जाया जाता है जहाँ रास्ते में अकीरा एक लड़की को नोटिस करता है। वेल, हमें यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे इस तरह का फालतू गेम नहीं खेलना था और उसे घर जाना था। लेकिन तभी उसी वक्त उसकी टर्न भी आ चुकी थी। अब जिस पर कि वो लड़की ना चाहते हुए भी अपनी एनवलप को खोलती है और उसे ब्लैक कार्ड के अंदर अपनी एबिलिटी को देखती है। वेल, उसकी एबिलिटी ये थी कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा सकती है और ये एबिलिटी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं। वेल, इसी चीज का टेस्ट लेने के लिए वो वॉल पर खींच के पंच मारती है जिसपे कि क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसे देखकर वो खुद भी कंफ्यूज होती है। उसी वक्त उसे एक आइडिया आता है और वो अपने रूम के दरवाजों पर खींच के पंच और लात घूसे मारने लगती है। लेकिन इस चीज से उस दरवाजे को खरोच तक भी नहीं आती है, जिस पर कि वो लड़की उदास हो जाती है और सोचने लगती है। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि इस लड़की की एक छोटी बहन भी है घर में। वेल, इसके बाद यूरी का नाम अनाउंस होता है, यानी कि उसकी चांस आ चुकी है। जैसे ही वो अपने ओपोनेंट के सामने खड़ी होती है तो वो देखती है कि वो बंदा कितना ज्यादा अजीब सा है और उसने बस कच्चा बंडी पहना है। उसे देखकर यूरी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो अजीब अजीब से मुंह बनाया जा रहा था। उस बंदे की एबिलिटी ये थी कि उससे काफी ज्यादा बदबू आती है और वो इतना ज्यादा अगली है कि उसे देखकर उसका सामने वाला बंदा डायरेक्ट मारा जाता है। वेल, वो यूरी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यूरी काफी
ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो उसे खींच कर लात मारती है, लेकिन वो बेवकूफ अभी भी बच जाता है। वेल वो यूरी से कहता है कि तुमसे काफी अच्छी खुशबू आती है और तुम दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर हो, बट अफसोस शायद तुम मेरी अगली एबिलिटी के सामने टिक भी नहीं पाओगे। यूरी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर इस बंदे के पास इसकी दूसरी एबिलिटी है क्या। तभी उसी वक्त वो बंदा उस जगह में अपनी चड्डी उतार देता है, जिसे देखकर यूरी और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो बंदा भागते भागते यूरी की तरफ बढ़ने लगता है। यूरी दूसरी तरफ, जिसने कि अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसी मौके का फायदा उठाकर वो बंदा उसे पकड़ लेता है और उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन यूरी तैयार नहीं थी। उसे गुस्सा आती है और वो अपने डिफेंस में उसके हाथ को इतने जोर से दबाती है जिस पर कि उसकी चटनी बन जाती है। इसके बाद वो उस जगह में जमीन में काफी जोर से पंच मारती है और धुआं धुआं हो जाता है। इसी धुएं का मौका उठाकर वो उस बंदे की तरफ काउंटर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि वो बंदा हारा जाता है और यूरी इस राउंड को जीत जाती है। अब जैसा कि राउंड 1 खत्म हो चुका था, तो सेकंड राउंड के लिए गिने चुने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है एक साथ मिलने के लिए। वहाँ वो देखता है कि ऑलरेडी 4 लोग पहले से मौजूद है। पहला तो यूरी, दूसरा एक मंकी जैसा दिखने वाला बंदा और वही गुंडा, और एक और नया बंदा था। तभी उसी वक्त अनाउंस होता है कि अगले राउंड के लिए चुने हुए बंदों को साथ मिलकर दूसरी टीम के साथ फाइट करनी होगी। अब जब अकीरो भी उनके पास आकर बैठ जाता है, तो उन सब में से एक बंदा जो कि मंकी की तरह दिख रहा होता है, वो अपना मुंह खोलता है। अब जैसा कि वहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, तो उसे देखकर वो बंदा उन सब का होस्ट बनने का डिसाइड करता है, यानी कि टीम लीडर। उसे कोई भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। वैसे इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी वो उन लोगों से कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को अपनी अपनी एबिलिटीज बताएं, बट वो लोग एक बार फिर से उसे इग्नोर कर देते हैं, जिस पे कि वो बंदा पहले खुद से शुरुआत करता है। वो उन लोगों को बताता है कि मेरी एबिलिटी ये है कि मैं किसी भी चीज को लंबा खींच सकता हूँ और उसका रस्सी बना सकता हूँ। अब जिस पर कि वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम इस एबिलिटी को अपने ऊपर ही यूज क्यों नहीं कर लेते हो, क्योंकि ये एबिलिटी अगर हमारे पास होती तो हम इसी रस्सी के साथ सुसाइड कर लेते। एनीवेज, इसके बाद वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं और साथ ही साथ अपनी एबिलिटीज को, जिसको सुनकर अकीरो को आइडिया आता है कि ये चीज हमारे बाद में काम आ सकती है। अगर मुझे इन सब की एबिलिटीज के बारे में पता चल गया तो शायद अगले मैचों में मैं इनको हरा सकता हूँ बड़ी आसानी से। वो गुंडा उस जगह में कहता है कि मेरी एबिलिटी ये है कि मैं एक तरह की लकड़ी को स्वार्ड में बदल सकता हूँ। वैसे ये ठीक तो थी, लेकिन उसको देखकर लग रहा था कि वो किसी तरह की बात को छुपा रहा है, शायद ये उसकी पूरी एबिलिटी नहीं है। एनीवेज, यूरी उस जगह में अपनी एबिलिटी रिवील करती है कि मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, जिसे सुनकर कीरो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि वाकई में तुम्हारे पास तो काफी रेयर एबिलिटी है। अगर ये एबिलिटी मेरे पास होती तो मैं जरूर एक्सपेरिमेंट्स करता। यूरी कहती है कि क्या मतलब, तो अकीरो से कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किसी बंदे को पीटने में ही काम नहीं आएगी, बल्कि तुम इसका इस्तेमाल जंप करने में भी कर सकते हो। शायद तुम हम लोगों में से काफी तेज कूद सकते हो। अब जिस पर की यूरी कहती है कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब जिस पर की यूरी तैयार हो जाती है उस जगह में कूद के दिखाने के लिए। वो जितना हो सकती थी उस जगह में कूदती है। उसकी जंप इतनी ज्यादा हाई थी कि उसका सर सीलिंग पे लगने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ वो अकीरो को नोटिस करती है, जो कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था, यानी कि वो नीचे से उसकी चड्डी देख रहा था, जिस पर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो नीचे आकर अकीरो खींच के रैपर धर देती है। इसके बाद नीले बालों वाले बंदे की बारी आती है। वो बंदा रिवील करता है कि उसकी एबिलिटी ये है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को ओपोनेंट से बचा सकता है और गायब भी हो सकता है, लेकिन मैं इस एबिलिटी का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे सामने सामने फाइट करने में ही मजा आता है, ना कि पीठ पीछे वार करने में। उसकी बातों को सुनकर सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर अकीरो की बारी आ चुकी थी और सबके सब उसे घूर रहे होते हैं। अब जिस पे कि अकीरो सोचता है कि अगर मैंने अपनी यूजलेस एबिलिटीज के बारे में इन सबको बता दिया तो ये लोग उसे मेरे खिलाफ अगले मैच में यूज कर सकते हैं। मैं आखिर ये चीज उन्हें कैसे बता सकता हूँ कि मेरी एबिलिटी सिर्फ तभी बाहर आती है जब कोई दूसरा बंदा मेरी एबिलिटी के बारे में सोचता है। इसलिए वो उस जगह में झूठ बोलता है उन सबसे कि उसके पास कैनस वाला हाथ है, जो कि लास्ट टाइम फ्यूरी ने भी यूज करा था उस बंदे को मारने में। तो वो लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वाकई में ये एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब उनके सारे ग्रुप को दूसरों के ग्रुप के साथ लड़ाई करनी थी। उन्हें अरीना में बुलाया जाता है, जहाँ पर अरीना में फ्यूरी अनाउंस करती है कि ये किसी तरह का बैटल राउंड मोड नहीं है, यानी कि तुम्हारी टीम में से एक बंदा आएगा और ओपोनेंट की टीम में से एक बंदा आएगा। वो दोनों साथ में लड़ेंगे और जो भी जीतेगा उनकी पॉइंट्स काउंट होते रहेंगे, और जिस टीम के पास 3 पॉइंट होंगे या फिर 3 से ज्यादा, वो इस राउंड को जीत जाएगा। अब इस बात को सुनकर वो सबके सब हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तो अपनी एबिलिटीज के बारे में टीममेट्स को बता चुका है, बल्कि असल में उनका फाइट तो 1 वर्सेस 1 हो रहा था।
बट अकीरो को इस टाइम पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है कि उसने अपनी एबिलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। वेल उस जगह में फर्स्ट राउंड शुरू होता है जहाँ पे कि ओपोनेंट की टीम में से एक लड़की अरीना में आती है। उसने काफी ज्यादा कपड़े पहने होते हैं और दूसरी तरफ अकीरो की टीम में से वो एप वाला बंदा। वो लड़की उस जगह में अपने चार्म से उस लड़के को पटाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अपनी खूबसूरती से उस बंदे को हरा सकती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए इस राउंड को नहीं हार सकते हो, लेकिन उस बंदर का दिमाग उससे भी ज्यादा तेज था। वो उस जगह में उस लड़की से कहता है कि क्यों ना हम टॉस करें, अगर हेड आया तो मैं जीत जाऊंगा और टेल आया तो तुम जीत जाओगी, ठीक है। और वो करे भी क्यों ना ये चीज, उसकी एबिलिटी है ही इतनी ज्यादा बेकार। वेल वो उस जगह में उस कॉइन को टॉस करता है। उसके टीममेट्स उसे चीयर्स कर रहे होते हैं और जैसे ही वो सिक्का जमीन में गिरता उससे पहले ही उसके पेट में 2 प्लेट्स लग जाती है जिससे कि वो उसी जगह में डेड हो जाता है। उसके मरने के बाद वो उस बंदे से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके का क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है जो तुम टॉस करो, और वैसे भी अगर टॉस में तुम जीतते तो कौन सा की मैं तुम्हें तब नहीं मारती, बेवकूफ बंदर। यहाँ उसके जब टीममेट्स को पता चलता है कि एप उस जगह में मारा गया है तो वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होता है। इवन की यूरी भी, वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने तो उस लड़की को ऐसा कोई भी वेपन यूज करते हुए नहीं देखा, तो अचानक से उसके पेट में ये प्लेट्स आई कहाँ से। शायद जो एबिलिटीज उसने यूज करी उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उस लड़की ने 3 छोटी छोटी प्लेट्स फेंकी थी उसके ऊपर जो कि डायरेक्ट बड़ी होकर उसके पेट में लग गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी उस चीज को देख ही नहीं पाया। एनीवेज अगला राउंड वहाँ पे स्टार्ट होता है जो कि उस नीले बालों वाले हल्क जैसे बंदे के बीच में था और दूसरी तरफ से उस लड़की के बीच में जो कि बिल्कुल शांत खड़ी हुई होती है। उस लड़की को देख कर हल्क के टीममेट्स यानी कि अकीरो और यूरी से कहते हैं कि तुम्हें संभल के रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की नॉर्मल है। हल्क उस जगह में हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है लेकिन वो लड़की तब भी उस जगह में नहीं हिलती। तभी उसी वक्त टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर उस टाइमर के खत्म होने के बाद वो हल्क उस लड़की की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद वो उस लड़की को हरा सकता है जब तक कि उसके पास एबिलिटीज नहीं है। जब वो भाग के उसके तरफ जा ही रहा होता है वो लड़की अपना हाथ खड़ा कर देती है। उसे देखकर उस जगह में वो हल्क डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उस जगह में अपनी एबिलिटी का यूज कर रही है, लेकिन असल में वो लड़की तो हार मान लेती है और अरीना से निकल जाती है, जिसे देखकर उसकी टीममेट्स उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। एटलीस्ट ट्राई तो कर लेती। दूसरी तरफ अकीरो की टीम काफी ज्यादा खुश होती है, एटलीस्ट उन्हें एक फ्री का विन तो मिला। अब यहाँ पर उनकी टीम में से एक लड़की सामने आती है और कहती है कि कोई नहीं, मैं इस बार अपनी टीम को जिता कर ही रहूंगी। और यहाँ अकीरा की टीम में से वही गुंडा सामने आता है। उनके बीच में मैच शुरू होता है और वो दोनों के दोनों ही तैयार हो जाते हैं अपने अपने वेपन्स को लेकर, जहाँ पे उसकी लड़की के हाथ में एक तरह की गुलेट थी और कंचे। जैसी वो लड़की उस जगह में उस गुंडे की तरफ शूट करती है, वो गुंडा बड़ी आसानी से अपनी स्वाट से उसकी बॉल को साइड कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी उस जगह में अचानक से वो छोटी सी बॉल काफी बड़ी बॉल में बदल जाती है और वो ग्राउंड को भी तोड़ देती है, जिसे देखकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इवन कि वो गुंडा भी, वो उस जगह में उस लड़की के प्लान को समझ चुका था कि वो अपनी बॉल्स को उसके सर में फेंक कर उसे मारना चाहती है। इसलिए अब वो बंदा उससे कहता है कि वो ऐसा होने ही नहीं देगा क्योंकि वो किसी भी बॉल को उसके नजदीक नहीं आने देगा। इसके बाद वो अपनी स्वाट को बनाकर तैयार हो जाता है। वेल वो लड़की एक बार फिर से उसकी तरफ अपना कंचा फेंकती है, लेकिन एक बार फिर से वो गुंडा उसको भी साइड कर देता है। अब जिसे देखकर वो लड़की उस जगह में डर जाती है क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो वो इस बंदे को कभी नहीं हरा पाएगी। इसलिए वो अपने पास से 3 मार्बल्स को पकड़कर एक साथ उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन वो बंदा बड़ी आसानी से उन तीनों को ही अपने से दूर कर लेता है। उसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की अचानक से उसकी तरफ एक और मार्बल फेंक देती है जो कि सीधा उसके मुंह की तरफ गिरने वाला ही था, जिसे देखकर वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वाट से उस मार्बल के 2 टुकड़े कर देता है। उसे देखकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इवन कि अकीरो भी, उसे मालूम पड़ता है कि असल में उस गुंडे की यही असली एबिलिटी थी कि वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज को अपनी स्वाट से काट सकता है बड़ी आसानी से। इस एबिलिटी को देखकर वो लड़की तो अब और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो अपनी टीम को हारता हुआ भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने पास पड़े जितने भी मार्बल्स होते हैं उसकी तरफ फेंक देती है। लेकिन वो गुंडा उसके सारे मार्बल से अपने आप को बचा लेता है, बट अफसोस वो नोटिस करता है कि वो उन मार्बल्स के बीच में फंस चुका है, यानी कि अब वो कुछ नहीं कर सकता इस जगह से बाहर निकलने का। अब जो भी करेगी वो लड़की करेगी। वो लड़की भी उस जगह में खुश हो रही होती है क्योंकि अगर वो एक भी बॉल फेंकेगी तो वो बंदा मारा जाएगा क्योंकि उसके पास भागने का तो चांस है ही नहीं। वो लड़की अपने पास बचा हुआ लास्ट मार्बल
उस गुंडे की तरफ फेंकती है, लेकिन वो गुंडा बड़ी आसानी से उसे काट देता है 2 टुकड़ों में। लेकिन यही सिर्फ एंड नहीं था, बल्कि उस लड़की के पास लास्ट मार्बल अभी भी बचा था और उसने झूठ बोला था सबसे। वो उस मार्बल को लेकर उस बंदे की तरफ निशाना मार ही रही होती है। उसी वक्त उसकी गुलेर का रस्सी टूट जाता है और उसकी बॉल साइड में जाकर गिर जाती है और वेस्ट हो जाती है। अब जिसे देखकर वो गुंडा उस जगह में हंसने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने ही करा था, मैंने अपनी लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था और एक छोटे से नाइफ से तुम्हारी उसकी रस्सी काट दी थी। अब सरेंडर कर दो क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकती। जिसकी बातों पर वो लड़की उस जगह में हंसने लगती है और कहती है कि बेवकूफ गवार तो तुम हो, नीचे देखो। अब जैसे ही वो गुंडा नीचे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो मार्बल घूमते घूमते उसी के पैरों के सामने आ गया है और वो अचानक से बड़ा हो जाता है, जिस पर कि उस जगह में उसका आमलेट बन जाता है और वो उस जगह में बेहोश हो जाता है और वो लड़की उस मैच को जीत जाती है। अकीरो अपने दोस्त को अपने बगल में ले आता है और कहता है कि भाई मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ, इस मैच के लिए तुमने अपनी कुर्बानी दी, उसे हम याद रखेंगे। अब इसके बाद इस जगह में अकीरो की चांस आ चुकी थी और अगर अकीरो ने ये मैच नहीं जिताया तो उनका जीतने का कोई भी फायदा नहीं होगा, उसे मैच जीतना ही होगा, नहीं तो ये कंपनी के लोग हमें मार देंगे, ये यूरी कह रही होती है उससे। लेकिन अकीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता, अगर कंपनी को हमें मारना ही होता तो वो खुद से ही हमें कब का मार देती। और अच्छी बात तो ये भी है कि हम में से जो भी लोग इंजर्ड हो रहा है गेम के दौरान, ये कंपनी उनका इलाज भी करा रही है और हमारा काम सिर्फ यही है कि हमें जीतना होगा। वो अपने ओपोनेंट के सामने खड़ा होता है, दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट तो भीगी बिल्ली की तरह डर रहा होता है, क्योंकि उस बंदे को पता नहीं क्या लग रहा होता है कि अकीरो के पास कौन सी एबिलिटी है। लेकिन अकीरो क्योंकि अपनी एबिलिटी को बाहर नहीं निकाल रहा होता है, क्योंकि उसके दोस्त भी उसकी एबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे होता है और ना ही वो बंदा। वो यहाँ पर अपने दोस्त उस गुंडे से कहता है कि अब मैं अपनी एबिलिटी की क्या ही तारीफ करूँ, तुम्हें तो मालूम होगा है ना, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फोड़ते फोड़ते जो छोड़ा था। उसकी बातों को सुनकर वो बंदा डर जाता है और उसी वक्त उस जगह में अकीरो का हाथ वापस से कैनस में बदल जाता है और वो एक जोरदार शूट करता है उसकी तरफ, जिसे देखकर उस बंदे की तो फटती फटती है और यहाँ पर जो अकीरो का ओपोनेंट होता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वेल उसे हराने के लिए अकीरो उस जगह में उसकी तरफ शूट करता है, जिस पर कि वो बंदा डर के मारे जमीन में अपना हाथ टेक देता है, जिस पर कि उस बंदे को कुछ भी नहीं होता अकीरो के अटैक की वजह से। इवन कि अकीरो का जो कैनस होता है वो एक बार फिर से गायब हो जाता है। लेकिन अकीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो एक बार फिर से अपने कैनस को बाहर निकालता है और उस बंदे की तरफ 2-3 बार शूट करता है, लेकिन वो बंदा फिर से उसके अटैक की वजह से बच जाता है। यानी कि अगर ऐसा ही चला तो अकीरो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वो उस बंदे के तरफ अपना जूता फेंक के मारता है उसके मुंह पे और उसके पीछे आकर उसे उसके दोनों हाथ खड़े करने के लिए कहता है। और यहाँ अकीरो हमें बताता है कि असल में इस बंदे की एबिलिटी यही है कि वो जैसे ग्राउंड को छूता है तो उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता, और ये बात तो उस बेवकूफ को खुद ही नहीं मालूम। एनीवेज अब जैसे कि उस बंदे ने सरेंडर कर चुका था तो अकीरो उस मैच को जीत जाता है। वो नीचे आकर अपने दोस्तों को बताता है कि ये बंदा तो खुद भी नहीं जानता कि उसकी एबिलिटी है क्या, अगर ये एबिलिटी तुम्हारे पास होती तो तुम जरूर किसी भी बंदे को बड़ी आसानी से हरा सकते थे। वेल इसके बाद यूरी को बुलाया जाता है अरीना में और उसका ओपोनेंट भी उस जगह में आ जाता है। अपने ओपोनेंट को देखकर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, मानो कि वो उससे पहले भी मिल चुकी है। वो अपने दोस्तों को बताते कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही है जिसकी वजह से आज मैं इस जगह में फंसी हूँ, मैं इस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। अब जैसे उन दोनों की दरमियान फाइट शुरू होती है, हम देखते हैं कि यूरी काफी ज्यादा गुस्से में आकर एक पंच में ही उसको ठिकाने लगा देती है और वो उस राउंड को जीत भी जाता है। तभी उस जगह में फ्यूरी आकर अकीरो की टीम को विनर घोषित कर देती है और उन लोगों की आंखों में पट्टी बांधकर उन सबको एक अलग ही जगह में ले आती है, जहाँ वो उन सारे मेंबर्स से कहते हैं कि बस तुम लोगों का सफर यहीं तक ही था, अब तुम सबको अपने अपने रास्ते में जाना होगा। जिस पर कि वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहने लगते हैं और अपनी अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। अकीरा जब अपने रूम में आता है तो उसे वहाँ पर अपना एक सेल फोन दिखाई देता है और वो इस सेल फोन में यूरी की इंस्टा आईडी ढूंढ रहा होता है। तभी उसी वक्त अकीतो को ऑर्डर दिया जाता है कि उसे 30 मिनट के अंदर अंदर रेडी होना होगा, क्योंकि उसे ब्लॉक ए में जाकर एनिमीज को मारना होगा और जो जितने ज्यादा एनिमीज मारेगा उसे इतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। अब जिस पे कि अकीरा जब दरवाजा खोल के बाहर आता है तो वो असल में एक तरह का जंगल था, लेकिन वो जंगल भी उस कंपनी के अंदर ही रिजर्व था, यानी कि वहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। उसकी नजर एक दूसरे पेड़ में जाती है जहाँ पे कि ब्लॉक ए लिखा होता है।
अब जिस पे कि अकीरा उस जगह में भागने लगता है बंदों को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा ऊपर से कूदकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अकीरा से कहता है कि वो यहाँ बंदों को ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब जिस पे कि अकीरा उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बंदे अपने हाथ खड़ा कर देता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर लड़ने नहीं आया है, बल्कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप के साथ जोड़ना चाहता हूँ। जिस पर कि अकीरा काफी ज्यादा हैरान होता है। इससे पहले कि वो जान पाता, उस जगह में यूरी भी भागते भागते आ जाती है। उसके पीछे 4 मेंबर्स पड़े होते हैं रेड ग्रुप के। यूरी अकीरो के पास आती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन वो बंदे उस जगह में बताते हैं कि हम सबका काम ही तो यही है, एक दूसरे को मार कर पॉइंट्स इकट्ठा करना। वो यहाँ पर जैसे यूरी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो बंदा उस जगह सामने आकर अपने एरो से उन सबको पॉइंट आउट कर लेता है। और उसकी एबिलिटी यही थी कि वो अपने एरो से ज्यादा लोगों को मार सकता है। अब जिस पे रेड ग्रुप के बंदे अपने आप को डिफेंस करने के लिए, उसमें से एक बंदा अपने हाथ से कैनस को बाहर निकालता है, जिसे देखकर अकीरो और यूरी दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यूरी कहती है कि इसके पास तो तुम्हारी जैसी एबिलिटी है। इस बात को सुनकर उन लोगों को भी लगने लगता है कि शायद अकीरो के पास कैनस वाली एबिलिटी है, और उनके सोचने पर अकीरो का वो कैनस बाहर भी आ जाता है, जिस पे कि वो उन लोगों के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन अभी भी वो लोग उस अटैक से बच जाते हैं। अब जिस पे कि वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वही एरो वाला बंदा अपने एरो से उन लोगों के ऊपर शूट करता है, उनके रास्ते को रोक देता है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा जिसके हाथ में कैनस था वो अकीरो की तरफ अटैक करता है। लेकिन हमारा हीरो भी उसकी तरफ अटैक कर चुका था। उन दोनों के अटैक से उस जगह में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और जब धुआं साफ होता है तो वो लोग देखते हैं कि वो तीनों के तीनों बंदे इस जगह से भाग चुके हैं। तो उसी तरफ हम तीनों को देखते हैं। वो लोग उस जगह में पहुंचकर एक दूसरे को थैंक्स करने लगते हैं। अगर वो टीम वर्क नहीं करते तो शायद वो उन मेंबर्स को नहीं हरा पाते। वेल उस बंदे के कहने पर अकीरा और यूरी दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं उनके ग्रुप से मिलने के लिए। यहाँ वो बंदा उसे अपने बेस में ले आता है, जहाँ पे कि एक बंदा उनके लिए काफी भारी गेट खोलता है। उस जगह में पहुंचने के बाद वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो जगह तो बिल्कुल एक गाँव की तरह लग रही थी। वहाँ कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे और औरतें घर का काम काज, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज थी। तभी एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर उस लड़के के पास आती है। अब जिस पे कि वो बंदा उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। अकीरा उस जगह में उस बंदे से पूछता है कि ऐसे इस बच्चे के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं है, जिस पे कि वो लड़का, उसका नाम गोल्डन होता है, वो कहता है कि इस बच्चे की मॉम जब इस जगह में आई थी वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और उसका जन्म इसी जगह में हुआ है, और जब तक मैं हूँ उसकी माँ को और इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वैसे वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अंदर भी दिखाता हूँ। वो उसे वेयर हाउस में ले चलता है। उससे कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करो जब तक कि ग्रुप के लीडर तुम्हें मिलने से नहीं बुलाते हैं, और ये कहते हुए वो उस जगह से चले जाता है अंदर। दूसरी तो बाहर अकीरा जो कि यूरी से कहता है कि मुझे लगता है ये ग्रुप वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ का लीडर भी जरूर होगा, क्योंकि वो वीक लोगों की मदद कर रहा है जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी वक्त वो ग्रुप का लीडर उन दोनों को बुलाता है, और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो ग्रुप का लीडर एक बूढ़ा आदमी है। उस बंदे का नाम शीरा होता है। वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसके ग्रुप के एक मेंबर की जान बचाई, यानी कि गोल्डन की। लेकिन अब जैसे कि तुमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है तो तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा और हम लोग साथ मिलकर अपना बेस्ट देंगे। वो अकीरा से कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे पास कैनस वाली एबिलिटी है। अब उसकी बात को सुनकर अकीरा उस चीज में एग्री होता है। तो गोल्डन और शीरा दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब उनकी टीम वीक नहीं है बिल्कुल भी। अब उनके ग्रुप में सारे के सारे पावरफुल मेंबर्स है जो कि कमजोर लोगों को बचा सकेंगे। इसके बाद शीरा यूरी से कहता है कि तुम्हारे पास किस तरीके की एबिलिटी है। तो यूरी बताती है कि मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 2 गुना से ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। उस बात को सुनकर शीरा और गोल्डन दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा रेयर एबिलिटी है, अकीरा के सामने तो बहुत ही ज्यादा। और वो इसके बाद गोल्डन के ऊपर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उसे शाबाशी देता है कि वो अपने ग्रुप के लिए ऐसे 2 बंदों को लेकर आया है जो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब हम सबके साथ मिलकर इस राउंड को जीत जाएंगे। इसके बाद वो उन दोनों को भी इस राउंड के बारे में बताते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा एनिमीज को मारकर पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, और सबके पॉइंट्स उनके स्मार्टफोन में शो होंगे, और जिसके भी पॉइंट्स 1000 तक पहुंच जाएंगे उस बंदे को अगले लेवल में भेज दिया जाएगा। और इस चीज का एक और फायदा है, तुम अपने पॉइंट्स से कुछ भी चीज खरीद सकते हो, जैसे कि खाना पीना और मेडिसिन वगैरह भी। और इसके बाद वो उन दोनों को इस जगह में रेड टीम की असली सच्चाई के बारे में उन लोगों को बताने लगता है, ये कहते हुए कि इस लेवल में हम लगभग अपने ग्रुप में 4 तक बंदे को जोड़ सकते हैं। लेकिन रेड टीम ने इसका गलत फायदा उठाया, उसने सारे मेंबर्स को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जितने भी पावरफुल थे, इसलिए उनका ग्रुप भी पावरफुल हो चुका है। वो इस लेवल से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर जितने भी कमजोर लोग पहुँचते हैं उन्हें अपना नौकर बना देते हैं किडनैप करके, और वो
चाहते हैं कि वो हमेशा से यहीं पर ही रहे। वैसे मुझे उनके पूरा मकसद तो नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि आने वाले समय में हमारी लड़ाई उनकी टीम के साथ जरूर होगी और उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यूरी को याद आता है कि शायद वो लोग मुझे भी किडनैप करने की सोच रहे होंगे। इसके बाद वो तैयार हो जाती है शीरा उसके ग्रुप का साथ देने के लिए। अकीरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है सिर्फ एक ही शर्त में। वो देखना चाहता था कि वाकई में क्या इस ग्रुप का लीडर सच में पावरफुल है भी या फिर नहीं। उस बात को सुनकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उसी तरफ अकीरा अपने कैनस को बाहर निकालने के लिए अपने हाथ को शीरा की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। यूरी उसे मना करती है कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसका दिमाग तो सही है। यहाँ पर अकीरा देखता है कि वो चाह कर भी अपने हाथ से कैनस को बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसका मतलब कि शीरा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा कि वाकई में उसके ऊपर कैनस है भी या फिर नहीं। उसी वक्त यूरी उसे मना कर रही होती है और उसके वजह से अकीरा के हाथ में कैनस आ जाता है, जिसे देखकर शीरा उससे कहता है कि है अगर तुम्हारे पास दम तो मेरी तरफ शूट करके दिखाओ। अकीरा उसकी तरफ शूट करता है और वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जब उस जगह से धुआं हटता है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि शीरा अभी भी जिंदा है, उसे उसकी कैनस के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद शीरा यहाँ पे अकीरा से पूछता है कि क्या तुम अब भी मानते हो कि मैं पावरफुल हूँ या फिर नहीं, जिस पर कि अकीरा तैयार हो जाता है कि वाकई में तुम इस ग्रुप के लीडर बनने के लायक हो और मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ। तो उसी तरफ यूरी यहाँ पे अकीरा को पकड़ कर हिलाने लगती है, कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर अटैक करने की। उसी वक्त उस रूम में एक लेडी आ जाती है और वो यहाँ पे शीरा को बताती है कि कुछ नए मेंबर्स हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है और शायद आज रात के लिए रूम्स भी कम पड़ रहे हैं। जिस पे कि अकीरा कहता है कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, मैं यूरी के साथ सो जाऊंगा। अब इस चीज के लिए यूरी भी मना नहीं कर पाती और वो दोनों के दोनों अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ रूम में अकीरा उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है और इसके बाद वो यूरी को एक तरह का लेटर देता है। वो उससे कहता है कि चिल्ला के कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने मन में पढ़ो और इस बात को समझो। जैसे यूरी इस लेटर को खोलती है उसमें लिखा होता है कि अकीरा की असल में असली एबिलिटी टेलीपैथी है। इसके बाद अकीरा यहाँ पे यूरी को पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन अभी भी नहीं है, मेरी आंखों में देखो। यूरी वही करती है और यहाँ पर अकीरा टेलीपैथी से यूरी से बात करने लगता है, जिसपे कि यूरी भी काफी ज्यादा शॉक होती है, यानी कि वो एक दूसरे से बिना बात करे भी मन के अंदर बातचीत कर सक रहे थे। यूरी उससे पूछती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम वैसे भी तो बोल सकते हैं ना। तो अकीरा उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे इस टीम के लीडर के ऊपर अभी भी यकीन नहीं है और ना ही इन लोगों के ऊपर। अगर हम साथ में बात करेंगे तो कोई हमारी बातों को सुन सकता है। मैंने तुम्हें अपनी एबिलिटी इसलिए बताई है क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर करता हूँ। हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें भी घर जाकर अपनी बहन से मिलना है ना, और मुझे भी इस जगह से बाहर निकलना है। मैं और इस जगह में नहीं रुक सकता। इस काम के लिए हम दोनों को साथ मिलकर फ्यूरी को हराना होगा। उसी वक्त उनके फोन में फ्यूरी आ जाती है और उसने सबके लिए मैसेज भेजा होता है कि कल उनके लिए एक एडवेंचर है, यानी कि उन्हें कल एक टास्क करना होगा। इसके लिए उन्हें एक जगह में बुलाया भी जाता है जहाँ उन्हें पॉइंट अर्न करने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। अब इसके बाद जो टीम लीडर होता है वो सब लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। वो यहाँ पर यूरी और अकीरा को साथ में ही रखता है। इसके बाद वो उस लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ फ्यूरी ने उन सबको बुलाया था। रास्ते के बीच में अकीरा और यूरी एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन अकीरा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने यूरी को तो अपनी एबिलिटी के बारे में बता चुका है और मुझे मालूम है कि शायद वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है मेरे ऊपर, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है सिवाय उसके ऊपर भरोसा करने के। फाइनली वो उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ फ्यूरी ने उन्हें बुलाया था। फ्यूरी उस जगह में उन सारे लोगों से कहती है कि तुम्हें इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा और हर एक ज़ॉम्बी से तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे और जितने ज़ॉम्बीज़ को तुम मारोगे उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद तुम्हें तो पता ही है तुम उन पॉइंट्स के साथ क्या कर सकते हो। इसके बाद उस जगह में उनकी फाइट को स्टार्ट किया जाता है और वो सबके सब ज़ॉम्बीज़ उन इंसानों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हाँ, शीरा के ऊपर वो ज़ॉम्बी अटैक करता है, लेकिन शीरा उस जगह में चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वो उसके अटैक को एब्सॉर्ब किए जा रहा था। और दूसरी तरफ एक दूसरा मेंबर ज़ॉम्बी को पटक पटक कर मार देता है। उस जगह में सबके पास उनकी अलग अलग एबिलिटीज होती है और सबके साथ मिलकर उस जगह में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तभी उसी वक्त अकीरा की तरफ एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा उसे अपने कैनस से उड़ा देता है। अकीरा उस जगह में नोटिस करता है कि ये लोग तो बिल्कुल उसी बंदे की तरह दिख रहे हैं जिससे कि उसका एनकाउंटर पहले हुआ था। एनीवेज दूसरी तरफ सबके सब अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनके पास किस किस तरीके की एबिलिटीज है। जब वो लोग साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार ही रहते हैं तभी उनकी
की नजर दूसरी पहाड़ी की तरफ जाती है। वहाँ पर रेड ग्रुप के लीडर्स खड़े होते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज उनके भी तरफ आकर अटैक करता है, लेकिन वो बड़े आसानी से उनको खत्म कर देता है। अब यूरी उससे कहती है कि हम उन लोगों से क्यों डर रहे हैं, इस गेम का तो रूल ही यही था कि हम दूसरे इंसानों को नहीं मार सकते हैं। जिस पर कि शीरा उससे कहता है कि उन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इस जगह में हमारी एबिलिटीज को देखने के लिए आए हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है। वो अपने लोगों को कहता है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त शीरा की नजर उन लोगों के ऊपर जाती है जहाँ रेड ग्रुप्स के मेंबर्स ने कमजोर लोगों को किडनैप करा हुआ था। आधे तो उनके घर के ही थे जिन्हें कि उन्होंने गैर मौजूदगी में किडनैप करा था। वो रेड ग्रुप के मेंबर उन लोगों को ज़ॉम्बीज के आगे भेज रहे थे, जिसपे कि ज़ॉम्बीज बड़ी आसानी से उन सबको बेरहमी से मारने लगे थे। अब इसे देखकर शीरा उस जगह में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उन लोगों के ऊपर, और वो अपने लोगों को छोड़ के भी तो नहीं जा सकता था। अकीरा और यूरी उस जगह में उस लड़की को भी नोटिस करते हैं जिसे कि उन्होंने पहले भी देखा था, और बेचारी वो भी उस जगह में उनके हाथों में थी। उससे पहले कि उसे ज़ॉम्बीज मार देते, अकीरा और यूरी उसे बचा लेते हैं। फ्यूरी को अभी भी इस चीज में मजा नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो उस जगह में काफी बड़े मॉन्स्टर वाले ज़ॉम्बी को छोड़ देती है, जो कि आते ही उस जगह में सारे लोगों को मारने लगता है। उन लोगों को बचाने के लिए जो पावरफुल वाले लोग होते हैं वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो तब भी उस बंदे के सामने कुछ भी नहीं थे। अकीरा उस जगह में अपने कैनस से उसको ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके ब्लास्ट से बच जाता है, इवन कि वो अकीरा को ही धक्का दे देता है और अकीरा सीधा पेड़ में जाकर टकराता है। अब इसके बाद वो अकीरा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में शीरा आकर अकीरा को इस जगह से भागने के लिए कहता है और बाकी लोगों को बचाने के लिए। तब तक वो इस बंदे को ठिकाने लगा लेगा। अकीरा वैसा ही करता है। दूसरी तरफ शीरा उसका ध्यान अपने तरफ भटकाता है और वो बंदा अकीरा की तरफ अटैक करने लगता है, जिस पर कि अकीरा उसके सारे डैमेज को एब्सॉर्ब कर रहा होता है, और यही शीरा की एबिलिटी भी है, यानी कि वो अपने ओपोनेंट के अटैक को इकट्ठा करके उसी के ऊपर उससे काफी बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। और अफसोस इस चीज के बारे में रेड टेप के मेंबर्स को भी पता चल जाता है। फिर शीरा उस जगह में उसके सारे एब्सॉर्ब करे हुए डैमेज को उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि वो बंदा सीधा नीचे गिर जाता है। तो उसी तरह इस अटैक की वजह से शीरा भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो उसके मेंबर्स उसे बचाने के लिए उस जगह में आने लगते हैं। वो काफी ज्यादा खुश थे कि शीरा ने उस बड़े वाले ज़ॉम्बी को हरा दिया, लेकिन तभी उसी वक्त वो ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बीज को खाकर वापस से रीजनरेट हो जाता है और वो शीरा के ऊपर अटैक कर देता है, और इसी के साथ ये एनीमे का पार्ट 1 एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।